कितने यतीम हुए, कितने विधुर या विधवा हुए, कितने अनाथ हुए तो कितने बेऔलाद हुए, कितनों के दोस्त भाई या बहन चले गए तो कितनों के प्यार। लेकिन सवाल ये है कि व्यवस्थाओं की कमी ने जो हत्याएं की हैं, उसके लिए क्या उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिन पर इन व्यवस्थाओं को बनाने और ठीक करने की जिम्मेदारी थी? आखिरकार इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? India is in the throes of one of the darkest moments in the nation's history. हमारे सामने उन्होंने दम तोड़ा, हम कुछ नहीं कर पाए। मेरी वाइफ चली गई, मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ गए और मदर इन लॉ एक्सपायर्ड हो गई। हॉस्पिटल में आना, घंटे लगेंगे तेरे। पानी के बोतल कहाँ? डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या करें? मंदिर निकलते जल्दी निकलते। पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करेंगे। बैग नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। चल हॉस्पिटल धक्के खा के उसको मरने का कैसे छोड़ दूं मैं? गेट सेट हो। अब न्यूज़ मत बनाइए, इसको एडमिट करा दीजिए सर प्लीज। मेरे बड़े भाई की तबीयत 4-5 दिन से खराब हुई है। कल हम बीएल कपूर के अंदर पूरी रात परेशान हुए हैं बीएल कपूर हॉस्पिटल ने, और अब कह दिया कि बेड खाली नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का जो ऐप है उसके अंदर 93 बेड दिखा रहा है कि वहाँ बेड अवेलेबल है। हम लोग इन्हें लेके गए और उसके बाद उन्होंने 2200 रुपए की पर्ची काटी के देखा और उसके बाद टेस्ट किए, 2-3 टेस्ट किए और उसके बाद आज बोल दिया कि बेड नहीं है। ओके, मैक्स हॉस्पिटल उन्होंने बोला हमारे पास बेड ही नहीं है, हम टेस्ट नहीं करेंगे। हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते, कोई दिल्ली गवर्नमेंट का कोई उठा के राजी नहीं है, कोई फोन नहीं लग रहा है। सर एक बार चेक कर लो। मेरी माँ, हम खाली राउंड में ये बता दो, खाली राउंड चले रहे, गेट ही नहीं खोल रहे, 10 फॉर्मेलिटी बता रहे, ये करो वो करो, क्या करें? ऐसे ऐसे बातें करती थी मुझसे, तुम्हारे साथ रहूंगी जिंदगी भर। मेरी बीवी यहाँ एडमिट थी और ऑक्सीजन नहीं लगी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई। आज ना कोई नमस्कार होगी, ना कोई सलाम होगा। बात होगी उस व्यवस्था की, उस सिस्टम की जिसके द्वारा आपके तमाम अपनों को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन आपके वो नेता जिन पर इस सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी थी, वो नेता जिनको आपने वोट देकर के संसद में पहुंचाया, अपने सर पर बैठाया, कोई कहीं नजर नहीं आया। शमशान में लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी, लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ने लगी। स्थिति यह थी कि जानवरों के शमशान में इंसानों के शवों को दफन करना पड़ा, पुराने शवों को निकालकर कब्रिस्तान में नए शवों को दफन करना पड़ा। अंतिम संस्कार के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि उनके इलाज के नाम पर डकैती पहले ही हो चुकी थी। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर सजी अधिकतर दुकानों द्वारा उन्हें पहले ही लूट लिया गया था। हताश, बेबस, मजबूर और सिस्टम का मारा मायूस वो आम आत्मनिर्भर नागरिक अंत में अपने परिवार की लाशों को नदियों में बहाने लगा। हालांकि उन दर्दनाक और सत्ता के जुल्मों से भरी सच्ची तस्वीरों को झुठलाने या छुपाने की कोशिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन देर से सही वो तस्वीर देश के सामने आ ही गई। #न्यू इंडिया। पहले पीपीई किट, सुरक्षा उपकरण और टेस्टिंग किट की कमी थी, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और अस्पताल या फिर उसमें बेड की भारी कमी थी। हर चीज की कमी थी। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, बाईपेप मशीन, दवाई, इंजेक्शंस और न जाने ऐसे कितने मेडिकल इक्विपमेंट। क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी के काम को बाधित करके कुछ समय के लिए बंद करवा दिया गया?
क्यों राज्यों को उनकी डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन इंजेक्शन, सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स वगैरह उपलब्ध नहीं कराए गए? क्यों ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होते हुए भी देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते चले गए? अलॉटमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं में इतनी लापरवाही क्यों? दरअसल बात तो यह है कि नीयत ही नहीं थी लोगों को बचाने की। पीएम केयर से कुछ वेंटिलेटर खरीद करके अलग अलग राज्यों में भेज तो दिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर किसी काम के नहीं है। कई सारे तो अभी भी पैक रखे पड़े हैं, क्योंकि या तो खराब है या उनकी क्वालिटी इतनी घटिया है जिनका ना प्रयोग करना उनके प्रयोग करने से ज्यादा बेहतर है। कई सरकारी अस्पताल तो ऐसे हैं जहां पर इनको चलाने के लिए व्यवस्थाएं ही नहीं है। तो फिर इस फर्जी दिखावे का ड्रामा क्यों? इन सभी मुद्दों को लेकर जिन लोगों ने भी सवाल किया या सबके सामने सच्चाई लाने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया या फिर गायब करवा दिया गया। अस्पताल में प्लान तरीके से बर्बाद व्यवस्था के जरिए मरवा दिया गया। जो पत्रकार या एक्टिविस्ट लोग जनता तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। दिस इज न्यू इंडिया। पूरे देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से मर रहे थे, दम तोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार के अनुसार ऑक्सीजन या दवा की कोई कमी थी ही नहीं। मतलब लोग वैसे ही अस्पतालों के बाहर बर्बाद व्यवस्थाओं की वजह से, व्यवस्थाओं की कमी की वजह से मर जाने का नाटक कर रहे थे। विश्वगुरु भारत के कई मिनिस्टर तो इतने महान हैं कि ऑक्सीजन की कमी को ही झूठी खबर बता रहे थे और लोगों को धमका रहे थे कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की झूठी खबर ना फैलाएं, वरना ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, उन पर एनएसए लगा दिया जाएगा। मतलब ऐसे तो लोग ऑक्सीजन की शॉर्टेज के चलते सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन के लिए पोस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर झूठी खबर ही फैला रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब के हिसाब से। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ खबरों के उदाहरण पेश कर रहा हूं, जिससे साबित हो जाएगा कि ऑक्सीजन को लेकर दरअसल झूठी खबर फैला कौन रहा है। आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले 11 मई 2021 की एनडीटीवी की खबर। आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन ना मिलने से अस्पताल में 11 कोरोना मरीजों की मौत। 22 अप्रैल 2021 की खबर। अलीगढ़ के एसजेडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत। 22 अप्रैल 2021 की आउटलुक की खबर। यूपी में 5 कोरोना मरीजों की मौत, परिजनों का आरोप ऑक्सीजन की कमी से गई जाने। फिर 24 अप्रैल 2021 की जनसत्ता की खबर। ऑक्सीजन की कमी से जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 कोरोना मरीजों की मौत, 200 की जान दांव पर। फिर 1 मई 2021 की खबर। दिल्ली के एक और अस्पताल बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत। अगली खबर 18 अप्रैल 2021 की। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत। फिर 3 मई 2021 की मिनट की खबर। ऑक्सीजन शॉर्टेज के चलते कर्नाटक हॉस्पिटल में 24 मरीजों की मौत। फिर 23 अप्रैल 2021 की खबर। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत। अस्पताल के पास महज 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और करीब 65 मरीजों की जान खतरे में। फिर 18 अप्रैल 2021 की खबर। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 6 कोरोना मरीजों की मौत। फिर 8 जून 2021 की खबर। आगरा के पारस हॉस्पिटल की एक वायरल वीडियो ने खलबली मचा दी। इस वीडियो में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन संकट में मॉक ड्रिल से 5 मिनट में 22 गंभीर मरीजों की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। लेकिन कुछ ही दिन बाद 19 जून को उस अस्पताल को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। क्या ये कोई खेल था जिसमें प्रशासन, शासन और उस अस्पताल के बीच कोई समझौता हुआ होगा कि तुम हमारी ऑक्सीजन शॉर्टेज की विफलता को मैं बताओ और हम तुम्हारी विफलता को छुपा लेते हैं? हालांकि 27 अप्रैल 2021 की खबर के अनुसार इसी अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से पहले भी मौत हो चुकी है। तो इसके बारे में प्रशासन या शासन क्या कहना चाहेगा? ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों के मर जाने की मात्र कुछ खबरें एक बात तो साबित कर देती है कि ऑक्सीजन की कमी तो थी। ये खबर तो हम सच बता रहे हैं, झूठ तो आप बोल रहे हैं अजय विश्व जी। मतलब एक बात बताइए, क्या आप कानूनन आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाए, आप पर एनएसए लगा दिया जाए? ये बात पूछेगा कौन? जो पूछेगा उसका ही पता नहीं कि कब उसको गायब करवा दिया जाए। सरकार और उसके बकवास सिस्टम ने इतने लोगों की हत्या कर दी, तड़पा तड़पा कर लोगों को मार दिया गया, तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनका नरसंहार कर दिया। तो क्या इस पूरी सरकार पर हत्या का मुकदमा चलेगा? दोस्तों, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। विश्वगुरु भारत ने इस बीच कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बात एक दिन में सबसे अधिक कोरोना के केसेस की हो या फिर एक दिन में सबसे अधिक मौतों की, भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए और लगातार अपने उन्हीं रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ा। इससे बड़ी विश्वगुरु भारत के लिए सम्मान की बात क्या हो सकती है? आपकी स्क्रीन पर देखिए इन खबरों को ध्यान से।
सबसे पहले 21 अप्रैल 2021 की द हिंदू की एक खबर, 3 लाख केसेस एक दिन में भारत ने रिकॉर्ड किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। विश्वगुरु भारत के इस रिकॉर्ड को आत्मनिर्भर भारत ने तोड़ दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 1 मई 2021 की एक खबर, 4,01,993 पर पहुंच गया एक दिन में। फिर आत्मनिर्भर भारत के इस रिकॉर्ड को न्यू इंडिया ने एक बार फिर तोड़ दिया। 6 मई 2021 की बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर देखिए, एक दिन में कोविड केसेस के रिकॉर्ड होने वाली संख्या का आंकड़ा 4,12,262 पे पहुंच गया। न्यू इंडिया के इस रिकॉर्ड को एक बार फिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश ने तोड़ दिया। रॉयटर्स और अल जजीरा की 7 मई 2021 की खबर देखिए, एक दिन में कोविड केसेस की संख्या का आंकड़ा रिकॉर्ड टूटा और 4,14,188 केसेस रिकॉर्ड हुए। और सिर्फ पर डे ज्यादा से ज्यादा केसेस के मामले में भारत ने रिकॉर्ड नहीं बनाया, मौत के आंकड़ों के मामले में भी भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए। 12 मई 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, उस समय तक का भारत का सबसे हाईएस्ट मौत का आंकड़ा एक दिन में 4,205। उस रिकॉर्ड को एक बार फिर भारत ने तोड़ दिया। 20 मई 2021 की द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर देखिए, लगभग 4,500 के आसपास मौत रिकॉर्ड हुई, जिसने फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इस रिकॉर्ड को एक बार फिर तोड़ दिया गया। 10 जून 2021 की खबर देखिए, आफ्टर बिहार डेटा रिवाइज, देश में एक दिन में सबसे अधिक 6,148 लोगों की कोविड-19 से मौत। इस हिसाब से बुधवार को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया। एक तो सरकार और प्रशासन ने कोई खास मदद की नहीं, बल्कि उल्टे सीधे नियम बनाकर और ज्यादा परिस्थिति बिगाड़ दी। लेकिन ऐसे में कुछ इंसानियत प्रेमी लोग जब मदद करने के लिए आगे आए तो सरकारी और प्रशासनिक नौटंकियां उनके भी आड़े आई। लोग हमारे सामने मर रहे थे और हम चाहकर भी सबकी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोकल प्रशासन से लेकर ऊपर सरकार तक का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरीके से डिजाइन किया गया था, वो सोच समझकर जानबूझकर आपके अपनों की हत्या कर देने के लिए किया गया था। उन दौरान में अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए हो, या फिर भर्ती होने के लिए ऑक्सीजन बेड या फिर वेंटिलेटर चाहिए हो, तो एडीएम, एसडीएम, एडीएम सिटी, सीएमओ या डीएम साहब से बात कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। कहीं व्यवस्था होते हुए भी अस्पताल ही झूठ बोल रहा था कि हमारे पास सब कुछ फुल है, तो कहीं प्रशासन की उलूल जुलूल नीतियां ही हजारों लोगों की मौत का कारण बनी थी। कई लोगों का यह कहना था कि इस दौर में कोविड से जुड़े किसी भी मामले में संबंधित अधिकारी या नेता, विधायक, मेयर, सांसद या मंत्री को कॉल करें तो उनका कॉल लगता ही नहीं, लगता है तो उठता नहीं, उठता है तो साहिब है नहीं, अगर है तो पता चलता है कि साहिब के हाथ में भी कुछ है नहीं। फिर शुरू होता है हत्या कर देने का खेल। और ध्यान रहे, सरकार के इस खेल में पूरा शासन और प्रशासन भी शामिल होता है। हालांकि कई जगह अधिकारी, मेडिकल स्टाफ या अस्पताल भी लाचार दिखे, लेकिन चाटुकारिता से किसी को फुर्सत नहीं। कोई कहता है हमारे सीएमओ साहब दिन रात लगे हुए हैं, तो कोई कहता है हमारे डीएम साहब दिन रात लगे हुए हैं। सीएमओ साहब कहते हैं कि हमारे डीएम साहब दिन रात लगे हुए हैं, तो सीएमओ साहब और डीएम साहब दोनों मिलकर कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब दिन रात लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री साहब दिन रात लगे हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सब कहां और किसके साथ लगे हुए हैं। दरअसल सच्चाई तो यह है कि ये सब के सब मिलकर हमें बनाने में लगे हुए हैं। और जनता में भी कई हैं जिनको नेताओं और अधिकारियों की चापलूसी से फुर्सत नहीं है। सत्ता की गुलामी में चूर, चाटुकारिता और अनभक्ति में डूबे लोगों का ज़मीर मर चुका है, जो चुप हैं, जो चुप है इन नरसंहार पर भी, जो चुप है इन हत्याओं पर भी। और फिर मदद करने वाले लोगों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया, खासकर उन लोगों को जो मदद के साथ साथ सरकारी नरसंहार की भी पोल पट्टी खोल रहे थे। ऑक्सीजन मिल नहीं पाई, दवाई, बेड या आईसीयू मिल नहीं पाए, इलाज मिल नहीं पाया, वेंटिलेटर या बाईपेप मशीन वो भी नहीं मिल पाई, अस्पताल भी समय पर नहीं मिल पाए, मेडिकल स्टाफ की कमी रह गई, उनको सैलरी तक समय पर नहीं मिल पाई, सुरक्षा उपकरण भी समय पर नहीं मिल पाए। लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर मदद की गुहार लगा रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कोई सोर्स मिल जाए, बस कैसे भी एक बार हमारा पेशेंट एडमिट हो जाए। आप चीखते रहे, आप चिल्लाते रहे, लेकिन आपके वो नेता, आपके वो महान नेता कोई कहीं नजर नहीं आया, और आप उन्हीं नेताओं की अनभक्ति में लीन हैं। अरे अब तो जाग जाइए, जाग जाइए अब तो, नहीं तो आपकी मौत का सौदा ये सत्ताधारी नेता कब कर देंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। गरीब और मध्यम वर्ग की तो बात ही क्या करें, वो तो कल भी बर्बाद हो रहा था और आज भी बर्बाद हो रहा है और आगे भी बर्बाद होगा जब तक वो ऐसे आंखें बंद करके सोता रहेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है, वो तमाम पैसा जाता कहाँ है। अभी हाल ही में कोविड के दौर में लगभग 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मदद भारत को मिली विश्व बैंक से। जो पैसा भारत के लोगों के लिए खर्च किया जा रहा था कोविड के दौर में, पीएम केयर्स में नोटों की बारिश हो ही रही थी, तो आखिरकार ये सब पैसा जा कहाँ रहा है, असली पैसा कमा कौन रहा है? क्या आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है? इसके अलावा एक और सवाल कि कोरोना की तथाकथित दवाई के लॉन्च में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन
ये क्या करने पहुंचे वहां पर? वही दवाई जिसको ला रामदेव ने बनाया था। उसके अलावा जब उस दवाई को कोरोना के इलाज के संबंध में प्रमाणिकता नहीं मिली है, तो फिर लोगों को मूर्ख बनाकर किस अधिकार से लाला रामदेव दवाई बेच रहे हैं और करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? क्या सच में आप लोग इस मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर जाने में इतना ही परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं? अब ये देखिए आत्मनिर्भर भारत का असली विकास। 130,23,102 करोड़ रुपए का कर्ज होने पर सभी भारतवासियों को बधाई। जरा सोचिए, इन पैसों से कितने स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी बनते, कितने सरकारी या गैर सरकारी रोजगार पैदा हो सकते थे, कितने ऑक्सीजन प्लांट बन सकते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कितनी कंपनियां तैयार की जा सकती थी, ऑक्सीजन का उत्पादन कितना बढ़ाया जा सकता था, कितनी सड़कें, सीवर, स्ट्रीट लाइट तैयार हो सकती थी। कोरोना के इस खतरनाक दौर में जिन जिन मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी थी, इन पैसों से उन सब की भरपाई हो सकती थी। फिर चाहे आईसीयू हो, वेंटिलेटर हो, इंजेक्शन हो, दवाई हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर कुछ और, उन सब मेडिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए जिन व्यवस्थाओं की जरूरत थी, जिन लोगों की जरूरत थी, उनको हायर किया जा सकता था, उनको सैलरी दे सकते थे, ताकि फिर इस बात के लिए रोना नहीं पड़ता कि हमारे पास लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जो आज तमाम डिपार्टमेंट में आप लोगों को पता नहीं कि कितने डिपार्टमेंट में लोग रो रहे हैं कि उनकी तनख्वाह कितने समय से मिली नहीं है, लेकिन आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। इन पैसों से कितने किसानों, मजदूरों, सफाई कर्मचारियों, गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता था। वैसे इन सब फालतू मुद्दों को छोड़कर कुछ जरूरी मुद्दों पर भी सोचा जा सकता है, जैसे इन पैसों से कितनी मूर्तियां बन सकती हैं, कितने मंदिर या मस्जिद बन सकते हैं, उन पैसों से कितना भ्रष्टाचार हो सकता है, नेताओं के लिए कितनी सरकारी या निजी बिल्डिंगें बन सकती हैं, उनके लिए कितने निजी जहाज खरीदे जा सकते हैं, विदेश नीति के नाम पर ज्यादा से ज्यादा कितना सैर सपाटा किया जा सकता है, उनकी XYZ सुरक्षा के अलावा कितने प्रकार की सुरक्षा का विकास हो सकता है, सुरक्षा पर जनता का कितना पैसा बर्बाद किया जा सकता है, इन पैसों से कितना प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम करके कितना जहर फैलाया जा सकता है, चुनावों और राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापनों पर कितना खर्चा किया जा सकता है, इन पैसों से कौन सी पार्टी कितनी अमीर बन सकती है, कितनी बड़ी तादाद में बिकाऊ मीडिया और पत्रकारों को मैनेज किया जा सकता है, IT सेल या तमाम सोशल मीडिया और ऐप के जरिए कितने लोगों का दिमाग खराब करके उनकी सोच को किडनैप किया जा सकता है। क्या आप लोग कुछ समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या समझाना चाह रहा हूँ? वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे ही हैं जिनके दिमाग में ही भूसा या गोबर भरा हुआ है, जिनको दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये बात उन लोगों के लिए है। खैर, ज्यादा कुछ नहीं, मेरा भारत महान। और फिर ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी करने वाले लोग या फिर फर्जी दवाइयाँ बेचने वाले लोग, आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये मत कीजिए, मत कीजिए। आप लोगों की वजह से ऐसे कितने लोग हैं जिनको समय पर दवाई नहीं मिल पा रही है, मिल रही है तो फर्जी दवाई मिल रही है, जिसकी वजह से कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए। ये मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी कई लोग हैं जो मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, नौकरी चली गई है, बिजनेस है नहीं है, काम धंधा कुछ है नहीं है, तो मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी गलत है। इसलिए इंसानियत के दुश्मनों वाला ये काम बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए। इसके अलावा सरकार से भी एक सवाल है कि इस तरह के इंसानियत विरोधी काम करने वाले कुछ लोगों पर कार्रवाई इतनी धीमी क्यों, खासकर जहां सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं का ही मामला है। क्या अपराध करने वाले आपके दोस्त हैं या आपके दोस्त हैं इसलिए ही अपराध कर रहे हैं? इसके अलावा कुछ जगह तो आप लोगों के नेता ही एम्बुलेंस को छुपाए बैठे हैं। जिस इंसान ने इस मामले को एक्सपोज कर दिया, आपने उठाकर उल्टा उसे ही बंद कर दिया। क्या यही आपका न्यू इंडिया? और दोस्तों, बात सिर्फ इतनी ही नहीं, एम्बुलेंस का मामला एक्सपोज होने पर इन लोगों का तर्क सुनिए। कहते हैं कि एम्बुलेंस खाली इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि ड्राइवर नहीं मिल रहे थे। मतलब 45-48 सालों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले विश्व गुरु भारत में बिहार जैसे राज्य में, जहां पर ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है, ये तर्क कितना वैलिड है आप लोग खुद समझें और अपने उस दिमाग का प्रयोग करें जिसको इन आदमखोर नेताओं द्वारा पहले ही लगभग बर्बाद किया जा चुका है। हालांकि एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर मिल नहीं रहे हैं, इस तरह के फालतू तर्क धराशायी हो चुके थे। दवाइयों के दाम के नाम पर आपको दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। कुछ को कालाबाजारी कह सकते हैं तो कुछ को ऑफिशियल सार्वजनिक लूट का धंधा। 50 पैसे में बनने वाली दवा 10 रुपए में बिकती है। 195 रुपए की दवा 1 महीने में 350 की हो जाती है। यही है विश्व गुरु भारत, जो अब आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की फीस के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है।
लाखों रुपए देने के बाद भी लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा, इलाज ठीक से मिल नहीं पा रहा है। कई जगह ऐसी है जहां पर बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन बेड मिलने के बाद भी वेंटिलेटर का चार्ज किया जा रहा है। एम्बुलेंस के चार्ज के नाम पर लाखों रुपए लोगों से लूट लिए गए। प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए चुकाने के बाद भी लोगों को कई जगह उनकी रिपोर्ट्स नहीं मिल रही, इलाज नहीं मिल रहे, दवाइयाँ नहीं मिल रही। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? कितने ऐसे गरीब लोग थे जो सरकारी अस्पतालों में जगह फुल होने की वजह से या सरकारी अस्पतालों की संख्या कम होने की वजह से, पैसों की कमी होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में अपने मरीज को भर्ती नहीं करा पाए। सोचिए, महसूस कीजिए उस दर्द को कि आपके सामने आपका परिवार का सदस्य मर रहा हो और आप पैसों की कमी की वजह से बेबस लाचार कुछ कर नहीं पा रहे हो। क्या सच में मंदिर मस्जिद आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा जरूरी हो गए हैं कि आपको ये सब मुद्दे दिखाई ही नहीं देते? कितने ऐसे मध्यम वर्गीय लोग हैं जो इन हालातों में चाहते हुए भी अपना मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाए। जहां इलाज सस्ता होता है वो है सरकारी अस्पताल, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है, और जो है भी वहां इलाज की व्यवस्था क्या है उसको तो रहने ही दीजिए। लाखों रुपए खर्च करके ऐसे डिजिटल आईसीयू वार्ड तैयार किए गए कि एक ही बारिश ने आईसीयू में भर्ती मरीजों को आईसीयू के अंदर ही आत्मनिर्भर बना दिया। #आत्मनिर्भर भारत। सत्ता की गुलामी और चाटुकारिता में डूबे निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करने वाले भी कई लोग इस समय सरकारी अस्पतालों में ही बेड ढूंढ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी ये जानते थे कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर सड़ी अधिकतर दुकानों में लूट का धंधा चल रहा है। न जाने कितनों ने अपने अपनों को बचाने के लिए कर्ज लिया होगा, कितनों ने घर जेवर गिरवी रखा होगा, तो कितनों ने बेच ही दिया होगा। न जाने कितने लोग कितने समय के लिए कितने कर्ज में डूब गए। क्या वो सभी फिर इन कर्जों को उतार पाएंगे? क्या फिर से अपना घर बना पाएंगे? और इन सबसे बड़ी बात, इतना कुछ होने के बाद भी व्यवस्थाओं की कमी ने जो हत्याएं की हैं, क्या वो परिवार के सदस्य लौटकर फिर अपने घर में आ पाएंगे? अधिकतर राज्यों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू या वेंटिलेटर वगैरह की उपलब्धता चेक करने के लिए बनाए गए कोविड पोर्टल वेबसाइट सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए थे। उसमें दिए सैकड़ों नंबर गलत थे, जो सही थे वहां भी सब कुछ फुल था। अपडेट किया जा रहा 99% डेटा फर्जी था। अस्पताल में कुल जितने बेड, आईसीयू या वेंटिलेटर वगैरह हैं ही नहीं, उससे ज्यादा तो वहां पर फर्जी वेबसाइट पर अवेलेबल दिखा रहे थे। जानबूझकर ऐसा किया गया। कई बार सूचित करने के बाद भी उसे ठीक नहीं किया गया, क्योंकि अपने राज्य या जिले की फर्जी छवि को जो चमकाना था। झूठे सरकारी पोर्टल, झूठे नेता और झूठे उनके वादे। सच्ची है तो सिर्फ आपके अपनों की मौत, जिनकी मौत को भी इन आदमखोर नेताओं ने एक झूठ बना के रख दिया, एक फर्जी आंकड़ों का झूठ। मौत के आंकड़ों के साथ भी एक बहुत बड़ी बेईमानी हुई है। आंकड़े छुपाने का एक बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेला गया। आज इस खेल को भी हम एक्सपोज करेंगे। कोविड के दौर में सरकार के द्वारा बताई गई मौत और असल मौतों के बीच का जो अंतर है, उसी को हम आज एक्सपोज करेंगे।